दिफाई तजियाकार अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा अहमद साहब, जैसा कि आपने कहा कि इजराइल जो अपना मकसद हासिल करना चाह रहा था अमेरिका को लेकर, वो उसने हासिल कर लिया है, लेकिन अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, और इसमें जैसा कि पहले भी ईरान की जानिब से यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा था और उन्हें ये बात कही भी थी वाज़े तौर पे कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इजराइल ये हमला नहीं कर सकता, और फिर अब खुलकर अमेरिका भी सामने आ गया। आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात पहले भी करना चाह रहा था ईरान, अब भी आपको लगता है वो टेबल टॉक पर आ जाएगा? जी देखिए, इन हार्ट ऑफ द हार्ट मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिकन भी और इसराइल भी तीनों शायद डायलॉग करना चाहते हों। ट्रम्प तो इस बात का इरादा भी कर चुके हैं कि अब अमन का वक्त है, अब हम दावत देते हैं कि बैठें और बातचीत करें। इसराइल भी यही कह रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो गए, जो मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दी है, अब जो ईरानियन पीपल जो है मेरे दुश्मन नहीं है। ईरान लेकिन ऑफ कोर्स वो पोजीशन लिए हुए था क्योंकि वो उसको 2 दफा बेट्रेल हुआ। एक तो मस्कत के अंदर जब अब से 12 दिन पहले डायलॉग हो रहे थे ईरान और अमेरिका के, तो उस पर नेतन्याहू ने हमला करके यहाँ पर ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड के चीफ आर्मी स्टाफ को और जो न्यूक्लियर साइंसदान थे उनको शहीद किया था। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि मोमन एक सुराग से एक ही बार दसा जाता है, तो वो उसने दोबारा से डायलॉग की तरफ वो नहीं गया। मजीद ये कि ट्रम्प साहब ने कहा कि 2 हफ्ते के बाद मैं देखूंगा कि अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं, तो लिहाजा उसने 2 दिन के अंदर अटैक कर दिया। तो अब ईरान जो है वो किसी सूरत भी वो ट्रस्ट नहीं करना चाहता। जो भी कमिटमेंट या जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं अमेरिका की जानिब से या फॉर दैट मैटर इसराइल की जानिब से, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो किसी 3rd या 4th पार्टी को जो स्टेक होल्डर इसमें डायरेक्टली नहीं है उनको अपना रोल अदा करने की जरूरत है, चाहे वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फॉर दैट मैटर जो है चाइना और रशिया या फ्रांस या यूके या जर्मनी में से। अगर इधर देखा जाए तो पाकिस्तान भी हो सकता है। मैं पहले कहता था कि टर्की और सऊदी अरब और यूएई के लोग भी, ये उनकी गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन आज के हमले के बाद मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब जो है वो किसी भी जो किस्म की स्टेटमेंट जारी करेगा जो कि इसके हक में जारी होगी ईरान के। तो इस वक्त इन 3 मेन एक्टर्स जो हैं अमेरिका, ईरान और इसराइल के अलावा कुछ गारंटर्स होंगे तभी डायलॉग शुरू होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तीनों ममालिक जो हैं वो बजाय इसके कि बायलैटरल लेवल के ऊपर सुलह का पैगाम दें जो उनकी ईगो के खिलाफ भी होगा, ये तीनों ममालिक शायद मल्टीनेशनल जो फोरम्स हैं इसमें यूनाइटेड नेशन शामिल है, उस फोरम का इस्तेमाल करते हुए शायद डीएस्केलेशन को ऑप्ट करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त बाकी जो P5 के 4 मेंबर्स हैं, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, वो खुल के बहुत ज्यादा जो है वो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये अमेरिका इस चीज को भी नोट कर रहा होगा और वो किसी सूरत भी नहीं चाहेगा कि वो अकेला जंग में जाए और अपने आप को मजीद इन्फ्लेशन या रिसेशन का शिकार करे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रम्प साहब को खातर खा वहाँ पे क्रिटिसिज्म के वो जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे तारकीन वतन उनको निकाला जा रहा है, टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए तो ये 4 ममालिक जो हैं बेसिकली मल्टीलैटरल और वर्ल्ड ऑर्डर को ये नजर में रखे हुए हैं कि पहले जरा अमेरिकन को भुगत लेने दें, उसके बाद हम सुलह कराएंगे या डीएस्केलेट कराएंगे, और साथ दुनिया जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होकर सोल सुपर पावर से वो है यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर दुनिया आएगी। तो ये तमाम अगर देखा जाए तो एक ही लेंस नजर आती है, वो है पावर गेम। पावर गेम की सारी जंग है और इसमें नुकसान जो है वो इंसानियत का होगा और ईगोस बचा ली जाएंगी। मैं समझता हूँ को ईगोस को कुर्बान करना चाहिए और इंसानियत को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसके लिए डीएस्केलेशन का होना इंतहाई जरूरी है। तो अहमद सईद साहब, आप क्या समझते हैं डीएस्केलेशन होने के लिए तो ममालिक को खुलकर किरदार भी अदा करने की जरूरत है, लेकिन जो ये सूरत हाल है हम देख रहे हैं शुरू से अब तक कोई भी मुल्क खुलकर सामने नहीं आ रहा और इस हवाले से कि सालिसी के लिए कोई किरदार अदा करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के कोई इस तरह से कोई मुल्क बराह रास्त शामिल होगा कि वो अमेरिका को फोर्स कर सके कि अब इस मामले का कोई हल निकाला जाए और पुरअमन तरीके से इसको सेटल डाउन किया जाए? जी बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑलरेडी डीएस्केलेशन के लिए जंगबंदी की करारदाद मूव कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान का भी इसमें किरदार है और वो भी उसका स्पॉन्सर स्टेट है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या इस वक्त अमेरिकन फौरन इस जंगबंदी को मानेंगे?
उसके लिए बड़े बारीकी से चीजों को डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बेसिस पे हमला हो और वो कहे हाँ ठीक है डीएस्केलेट। लेकिन एट द सेम टाइम डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जिस तरह की पॉलिटिकल चैलेंजेस ट्रम्प साहब को इस वक्त हैं, तो शायद वो इस तरह की स्टेटमेंट दे करके कि ठीक है इन्होंने हमला किया लेकिन हमने इनकी किसी किस्म के नुकसान नहीं होने दिया, और हमारे जो है उन्होंने गिरा लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उन्होंने ईरानी मिसाइल्स को तबाह कर दिया, किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, तो शायद वो इस तरह के आर्गुमेंट के पीछे हेज बिहाइंड करें और शायद जंगबंदी की तरफ जाएं। लेकिन अगर उन्होंने अपना सोल सुपर पावर या अपनी क्रेडिबिलिटी या जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का एक रोल है उनका मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर उसको बरकरार रखना है तो फिर वो रिटेलिएशन करेंगे, और रिटेलिएशन वो फिर थोड़ी नहीं होगी, वो फिर मैसिव रिटेलिएशन होगी। अगर वो डीएस्केलेशन की तरफ जाएंगे तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाएंगे, ना कि वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन से। तो लिहाजा वही मैं कहूँगा कि अगले 12 घंटे में ही सारा कुछ होने वाला है। अल्लाह करे कि तमाम चीजें जो है वो रेस्ट्रेंट के साथ हों, जिम्मेदारी के साथ हों, ईगोस को साइड पे रखा जाए और इंसानियत को बचाया जाए। बिल्कुल, अना को बाला ताक रखते हुए इन सब चीजों पर किरदार अदा करने की जरूरत है। अच्छा अहमद सईद मिनाज साहब, ये भी आपसे जानना चाहें कि जब भी कोई मौका आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जरूर कहते हैं कि मैंने किरदार अदा किया जंगबंदी में पाक भारत के दरमियान, लेकिन जिस तरह से जो सिचुएशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान थी हमने देखा कि उसमें खामोश रहा अमरीका, और फिर उसके बाद वो खुलकर सामने आया और उन्होंने इस जंगबंदी में एक अहम तरीन किरदार अदा किया। तो अब भी आप यही समझते हैं कि अभी भी अमेरिका देखना चाह रहा है, मजीद आजमाना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि वो किस हद तक ईरान जो है नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अभी जो ये हमला किया गया ईरान की जानिब से तो इंटरसेप्ट कर दिया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी भी अमेरिकी फौजी अड्डे को। मेरा नहीं ख्याल कि इतना रिस्क लेगा अमेरिकन, क्योंकि अगर वहां पे एक आध मिसाइल भी अगर कोई गिर जाता है किसी अड्डे के ऊपर, वहां पे नुकसान हो जाता है, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ऑपरेशनल एक जो रिप्यूट है, उसकी डिटेरेंस एज अ सोल सुपर पावर है, वो सारी कंप्रोमाइज होंगी, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी। और जिन ममालिक ने उनको अड्डे दे रखे हैं वो कल उनको, जैसे मैंने पहले कहा, उनसे कहेंगे चलो जी सामान पैक करें और निकले यहाँ से, आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपने हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि वो इस किस्म का रिस्क करेंगे। ये ईरानियंस ने बेसिकली सरप्राइज अचीव किया है, शायद अमेरिकन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे अड्डों के ऊपर ये फायर करेंगे। जहां तक पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुक है कि उनके रेस्क्यू के लिए ट्रम्प साहब आए थे, तो इसमें कोई शक नहीं है, नेचुरली अगर कोई भी स्टेट है, सुपर पावर है, उसने इंडिया के अंदर पिछले कोई जो है तकरीबन 15 सालों से उनको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर रखा हो, उनको बुगदे चाइना में एक रीजनल पावर या रीजनल पुलिसमैन बनाने का बनाया हुआ हो, उसको एक स्टेटस रीजनल पावर का दे रखा हो, तो वो यही चाहेंगे कि जितनी मार सकते हैं पाकिस्तान को मारें, और ताकि वो चाइना के खिलाफ एक पोटेंट थ्रेट करके वहां पे खड़ा हो जाए उस रीजन के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटल हार्डन फौज और फिर हमारी जो क़यादत है मिलिट्री की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह से ऑपरेशन कंसीव किया और 26 टारगेट को सरप्राइज अचीव करते हुए टिका के जवाब दिया, तो फिर इंडियंस दौड़े अमेरिकन की जानिब और उन्होंने फौरन डीएस्केलेशन की बात की, क्योंकि इसके बाद इंडिया अगर मजीद पिटता तो जो रहती सहती उनकी एक इम्प्रेशन रह गया था इंडिया का, वो भी मल्टीप्लाइड बाय 0 होता, और पिछले 15 साल की ट्रिलियन ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट थी पॉलिटिकल लेवल से, डिप्लोमेटिक लेवल से, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, वो सारी ज़रबे 0 हो जाती। तो लिहाजा उस वक्त उनकी सपोर्ट में आ गए। तो लिहाजा ये, जैसे मैंने पहले कहा, ये पावर गेम है, थोड़े से बेट डालते हैं फिर खींच लेते हैं, फिर बेट डालते हैं फिर खींच लेते हैं। तो इंडियन उनकी बेहतरीन चॉइस थे, क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 3rd 4th उनके नंबर की उनकी इकोनॉमी है, इतने नंबर की उनकी बड़ी अफवाज है। लेकिन फिर वो ये कहूंगा कि इट्स नॉट द गन विच फाइट्स, बेसिकली इट इज द मैन बिहाइंड द गन। तो इसलिए अब टिल्ट स्ट्रेटेजिकली वो सारा पाकिस्तान के जो है में आया हुआ, पलड़े में आया हुआ है, हमारी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बढ़ी हुई है, लेकिन हम इससे कॉम्प्लेसेंट हम बिल्कुल भी नहीं है। हम पूरी सिचुएशन चाहे मिडिल ईस्ट की हो, ईरान के अंदर चीजें हो रही हों, या इंडिया के अंदर मूवमेंट हो रही हो फौज की, या उनकी स्टेटमेंट्स हैं, हमारे जो आईएसआई के लोग हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है, वो तमाम चीजों के ऊपर स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने नजर रखी हुई है। प्लान हमारे डेली जो है वो रिफ्रेश हो रहे होते हैं, लाजमी हो रहे होते हैं। जब मैं सर्विस में था
तो हम किसी भी हर कॉन्टीजेंसी को जो है वो प्लान करके रखते थे, क्योंकि जब भी जंग शुरू होती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपका मेन प्लान होता है, उसके बाद कॉन्टीजेंसीज प्ले करती हैं। तो कॉन्टीजेंसीज जो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हम वक्त तैयार हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारे एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर के साथ एक इस्लामी ब्रदर मुल्क के अंदर एक सोल सुपर पावर जो है वो वहाँ पे जंग में इन्वॉल्व हो, फिर उसके रिप्रिकॉशन तो पाकिस्तान के ऊपर भी आ सकते हैं, अगर मिलिटरीली नहीं तो पॉलिटिकली आ सकते हैं, डिप्लोमेटिकली आ सकते हैं, मॉरल प्रेशर आ सकते हैं, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स आ सकता है, इंसानियत के हिसाब से प्रेशर आ सकता है, इकोनॉमिक्स के ऊपर हमारी खासा प्रेशर डेवलप हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो खासे जाविये एंगल्स हैं जिस पाकिस्तान भी अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट हमारी सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत, वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि चूंकि हम एक सिक्योरिटाइज स्टेट हैं जिसकी सिक्योरिटी प्राइम कंसर्न रहता है, तो हम एक हाइब्रिड सिस्टम चलाते हैं। दैट मीन्स कि मिलिट्री से भी उतनी मशवरा लिया जाता है जितना पॉलिटिकल मशवरे होते हैं। क्यों? ताकि हमने कौम को जो है पुरअमन रखना है, हमने मुल्क को जो है हंसता बसता रखना है, ना कि अपनी जो है वो ईगोज में आके खुदा खास्ता किसी किस्म का चैलेंज लेना है। तो ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि सिचुएशन खासी इवॉल्विंग है, कुछ भी हो सकता है। ईगोज को बराताक और इंसानियत को महफूज कीजिए। बिल्कुल, इंसानियत को महफूज करने की जरूरत है। अच्छा अहमद सईद साहब, आप अब तो ईरान ने बाकायदा ऑपरेशन बशारतुल फतह भी नाम रख दिया है इस ऑपरेशन का, और ये भी कहा जा रहा है कि दीगर अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जा सकता है। जैसा कि आपने अभी खुद भी कहा कि आगे 12 घंटे बहुत अहम है और तमाम तरह सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आया कि किस तरफ ये मामला जा रहा है। आप क्या समझते हैं, दिफाई तज्जियाकार भी हैं, जो अब सिचुएशन बन गई है, बाकायदा इस ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, तो कुछ मजबूत नताइज सामने आ सकते हैं या ये जंग मजीद बढ़ जाएगी? देखिए, इसका मैंने पहले कहा कि वो यूएस रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करने की कोशिश करेगा, अपने आप को एक लंबी जंग में इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि बैक होम डोमेस्टिक लेवल के ऊपर खासे प्रेशर्स हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, पेंटागन में दरमियान में टेंशन है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सीआईए की लीडरशिप भी और पेंटागन में खासे जो सीनियर मकाम के ऊपर पोजीशंस के ऊपर जनरल्स थे उनको चेंज किया, सीआईए की क़यादत को चेंज किया गया, क्योंकि ट्रंप बिलीव करते थे कि मेरी जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन थी उसमें इन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया था। तो लिहाजा एक एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट जो है, मिसट्रस्ट, वो अमेरिकन सोसाइटी के अंदर इस वक्त मौजूद है। नाउ हैविंग सेड दैट डायलेमा ये है कि अगर उनको रिस्पॉन्स जनरेट करना है, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेंगे तो जो यूएस की क्रेडिबिलिटी है वो डाउट में आती है, तो लिहाजा वो रिटेलिएट तो करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, क्विक फोकस्ड और टारगेट जो बिल्कुल सिस्टम को ईरान के जो अमलियामेट करे, उस तरह की मैसिव रिटेलिएशन हो सकती है। क्विक होगी, बहुत शदीद होगी, और साथ ही फिर वो डीएस्केलेशन की शायद बात करेंगे, क्योंकि लंबी जंग उनके हक में जाती नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर रेस्ट्रेंट का मुजाहरा ना किया गया तो ये जंग ईरान से निकल के अपने जो हमसाये ममालिक है वहां पर या दीगर रीजन्स के अंदर फैल सकती है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की कोशिश करते हैं तो अमेरिकन ऑलरेडी कह चुके हैं कि ऐलान जंग है, तो लिहाजा जब तक ईरान थोड़ा सा ईरान की जानिब से ये फैसला कर लिया गया और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब आबना हॉर्मोज को बंद कर दिया जाएगा, उसके क्या असरात मतलब हो सकते हैं? देखिए, ये 35 किलोमीटर जो है वाइड ये नैरो स्ट्रिप है, जहां से तकरीबन 30% जो है दुनिया का तेल और 50% जो है वो दुनिया के लिए जो गैस की सप्लाई है वो इंश्योर की जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, गल्फ के अंदर अगर दीगर नेवीज को देखा जाए तो ईरानियन नेवी खासी स्ट्रांग है, तो ऐसा करने की सलाहियत तो बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि उनके जमीनी बॉर्डर्स के साथ हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड रूट बन जाता है तो फिर किसी एक मुल्क की जारादारी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त करती नहीं है, और सुपर पावर्स तो खास करके, और स्पेशली जब 50% ऑयल जो है चाइना का वो इस स्ट्रेट से गुजरता हो, तो ऑल द मोर रीजन वो ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो लिहाजा ईरान अपनी आइसोलेशन को भी बचाएगा, साथ अपनी क्रेडिबिलिटी एज ए रीजनल पावर को भी बचाने की कोशिश करेगा। तो बहुत डेलिकेट किस्म की सिचुएशन, पैराडॉक्सियल कैश 22 काइंड ऑफ सिचुएशन इस वक्त ईरान के लिए मौजूद है। तो देखें उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने क्या सोचा है, लाजमी उन्होंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा, उसके बाद ही उन्होंने ये जरूरत की है कि अमेरिकन को भी इसमें ट्रैक कर लें, जो कि इनको शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डे 1 से नेतन्याहू की यही ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से अमेरिकन इन्वॉल्व हो जाएं ताकि उनके ऊपर से कंसंट्रेशन ईरान की खत्म हो जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।